बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत हारिस एंड टीम जी उठा पाकिस्तान में आपके सामने मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा, खुशगवार रहेगा और हम मिल के बहुत सी अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में भी बड़ा कुछ है और आज के प्रोग्राम का मैं जल्दी से आपको ये बताऊं कि आफ्टर सम टाइम हमारी कोशिश है कि हम गाय के गोश्त के हवाले से जो एक सनसनी चल रही है, जो एक प्रॉब्लम चल रही है, जो एक सोच चल रही है, उसके बारे में आपको बताएं कि क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक रिजॉल्व हो जाएंगे और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तमाम चीज़ें जो रेलेवेंट गेस्ट हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ देर बाद वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। और आज हम सेकेंड आवर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मेहमान के बारे में बाद में बताऊंगी, बट जो आजकल का एक नोशन क्रिएट हो गया है कि जल्दी जल्दी कर लो, बस शॉर्टकट हो जाए, ओवरनाइट 14 दिन, महीना, साल बस बहुत है, उसके बाद आपकी यूं तरक्की होनी चाहिए कि दुनिया देखे। ये बड़ा ही गौर तलब और बड़ा ही बहस तलब टॉपिक है और इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जिसको हम देख रहे होते हैं और सराहने का मौका आजकल की ऐसी ज़िंदगी हो गई है, बड़ा मुश्किल हो गया है शायद, तो हम सराह भी नहीं पाते। एक बहुत ही अगर मुझे बताया जाएगा जब हमारा पैकेज रेडी होता है तो हम आज की सुबह का आगाज़ लाहौर से करेंगे। वैसे भी हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान को समेट लें, इस तरह से समेट लें कि जहाँ कहीं भी हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जीटीवी मौजूद है, वो आपसे कनेक्ट होता है और कनेक्शन के ज़रिए न्यूज़ में तो आपकी बहुत सी बातें चलती हैं, लेकिन आपके शहर, आपके इलाके, आपके घर, आपकी सोसाइटी, आपके अपने आप की जो खासियत है उसको हम उजागर कर सकें। इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि आप में जो टैलेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके लिए भी आपको हमारे नंबर्स भी पता हैं, कनेक्शन के सारे राब्ते पता हैं, हमारे पेजेस आपको पता हैं। फेसबुक पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा टैलेंट है आपका, आपकी फैमिली का या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्ट पैकेज जिसमें हम आपको लाहौर लेके जा रहे हैं, लाहौर से आज सुबह सुबह क्या चीज़ शेयर हो रही है ये आप देखेंगे इस पैकेज में। कभी किस्से कहानियों का अहम किरदार तो कभी पैगाम रसाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल इस परिंदे की इंसानों से कदीम वाबस्तगी को जाहिर करता है। इस ताल्लुक को आज भी इंसान निभा रहा है, जिसकी मिसाल माल रोड पर कबूतरों के लिए तैयार किया गया ये सतून है, जिस पर छोटे छोटे आशियां बनाए गए हैं। कबूतर और इंसान का बड़ा पुराना रिश्ता है। बैक पे देख भी सकते हैं कि इनके लिए जो सा वो बहुत अच्छा घराना बनाया गया। तो यहाँ पे दाना भी खाते हैं, बसेरा भी करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोग रोजाना इन कबूतरों को बाजरा, चावल, चीनी और दिगर अनाज देने के लिए रुक जाते हैं। ये कबूतर जो है मैं काफ़ी अरसे से यहाँ अपना जो है अक्सर बैठ जाते हैं कबूतरों को देख ली। ये बड़ा जो है एक कमाल किस्म का व्यू होता है, बैठते हैं यहाँ पर, बड़ा ये एक आई कैचिंग व्यू होता है। बाकायदगी से चावल, बाजरा, इसके अलावा चीनी और इनके एक बाकायदा दाना होता है, वो उसको तैयार करके हम यहाँ पे डाल के जाते हैं। माल रोड पर बेफिक्री से उड़ते फिरते ये परिंदे अपनी हरकतों सकनात से मुसाफिरों की थकान कम करने का बायस भी हैं। चमकीले धारीदार सुरमई रंग के ये कबूतर इस्तांबुल चौक की पहचान बन चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद ये फ्लैट्स इनको न सिर्फ मौसमों की शिद्दत से महफूज रखते हैं, बल्कि इस्तांबुल चौक को नई पहचान भी अता करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नसरीन भट्ट, जीटीवी न्यूज़ लाहौर। कितने क्यूट, कितने प्यारे घर थे और क्या मतलब कराची में भी और दूसरे शहरों में भी कुछ ऐसी जगह मंसूब की गई हैं। हमारे पास तो कराची में कबूतर चौक भी है और भी कबूतर बहुत सी ऐसी जगहों पे आपको नज़र आ जाते हैं जो ऐसे लगता है उन्हीं के लिए, ब्रांडिंग उन्हीं के लिए की गई है। और एक छोटी सी बात कि कबूतर को दाना डालना और इनके लिए ये जिससे मिक्स करके दाने बनाए जाते हैं और ये डालना, ये सदक़े के हवाले से भी बड़ी अफजल चीज़ है और जब मुफ्तिहान हमारे शो का हिस्सा बनेंगे तो हम ज़रूर ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत सस्ता और बहुत ही आला किस्म का एक फरीज़ा है जो आप सरअंजाम दे सकते हैं और इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द थिंग्स जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं लेकिन हम फरामोश कर जाते हैं। और नेचर की ब्यूटी और नेचर से मुंसलिक जितनी चीज़ें
हैं वो आपके लिए तरबियत का बाइस भी बनती हैं, आपके लिए नशोनुमा का बाइस भी बनती हैं, एंटरटेनमेंट का भी बाइस बनती हैं और आपके लिए बेहतरी का भी बाइस बनती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम आपको लाहौर से कोयटा लेके जाएंगे। ऐसा कौन होगा आपको जो इतनी जल्दी जल्दी कराची से लाहौर, लाहौर से कोयटा और दूसरे शहरों में लेकर जाए। और कोयटा में भी आज हम वहाँ की ख़वातीन को फोकस करेंगे और उनके हुनर को फोकस करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो कोयटा और बलूचिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हम यूजुअली देखते हैं, यहाँ कराची में भी और दूसरे बड़े शहरों में भी मिलता है, वैसे भी हम बचपन से ही देख रहे हैं, कभी कभी बच्चे शौक में भी पहन रहे होते हैं, या कल्चर डे पे आपने देखा होगा। सो एक बहुत ही रजिस्टर्ड किस्म का इनका ड्रेस है, लेकिन उसकी जो कढ़ाई होती है वो बहुत मेहनत तलब, बहुत टाइम टेकिंग होती है। मुझे ऐसा एक जोड़ा किसी ने गिफ्ट किया और जब कभी मौका मिला तो मैं आपके सामने ज़रूर पहन कर आऊँगी। लेकिन मुझे ये पता चला कि जी दुनिया भर में ये हज़ारों रुपए में बिकते हैं, हज़ारों रुपए में। मतलब अब तो डॉलर का और हमारा एक्सचेंज रेट ऐसा हो गया है कि शायद लाखों को टच ना कर रहे हो, लेकिन ये बहुत महंगे बिकते हैं। लेकिन हमारे पास जाहिर है एक चीज़ हमने शुरू से देखी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो शायद हम उस तरह से उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन आज हम अप्रिशिएट करेंगे और आपको कोयटा लेकर जाएंगे। वो क्या है, कब है, कैसे है, वो जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम आपको बताते हैं, दिखाएं। हम आपको कोयटा लेकर चलते हैं। ये पैकेज देखिए, वापस आइए। ऊनी और रेशमी धागों के इम्तिजाज से कपड़ों पर हसीन डिजाइन बनाने वाली ये खातून सलमा हैं। ये बारीक सुई से कपड़ों पर धागों के ऐसे ताने बाने बुनती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। लहजे में झलकता एतमाद सलमा की खुददारी और फन से इसके लगाव को जाहिर करता है। गोल कांटल बहुत महंगा है, ये कशीदा पतंगुल ये भी बहुत महंगा कशीदा है। गोल कांटल, पतंगुल, खाली कांटल, जालर कपटे की ये बहुत महंगा है। इसको बनाने में 1 साल 8 महीने लगता है। सलमा कोयटा के मशहूर गुलकार मोहम्मद पारकोई की बेटी हैं, जो अपनी बहनों के साथ मिलकर वालिद की तरह बलोच सकाफत को जिंदा रखने की जस्तजू करती हैं, जो इनकी आमदन का जरिया भी है। मगर अफसोस मार्केट में इनकी मेहनत का मुआवजा इंतहाई कम मिलता है। सलमा की हुकूमत से अपील है कि उनके काम की हौसला अफजाई और माउनत की जाए। ये इतना कशीदा मुश्किल है, ये काम कर कर के हम लोग थक गए, अपना गुजारा भी नहीं होता इससे। वालिद साहब नहीं रहे, अभी छोटे छोटे बहन भाई, सारा एक बड़ा भाई लियाकत और अमीर अली, ये दोनों के ऊपर इसका खर्च, इससे गुजारा भी नहीं होता। इन दोनों का अच्छा कोई काम भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, ताकि उससे हम लोगों का कुछ गुजारा हो सके। सलमा के काम में इंतहाई नफासत है। अगर इसे अंदरूने और बैरूने मुल्क बेहतर मार्केट मिले तो इससे न सिर्फ इस खातून की तंग दस्ती खत्म होगी, बल्कि ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। बलोची कशीदाकारी बलोच सकाफत का अहम हिस्सा है, मगर अफसोस कि इस सकाफत की बका के लिए काम करने वाले अफराद हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ रुशा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। अल्लाह करे कि हमारे भी वो दिन आए जब हमारे यहाँ हुनरमंद कभी भी कसम पुरसी की ज़िंदगी ना गुजारे। हुनरमंद सिर्फ यही नहीं, और भी हुनरमंद, और जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी भी है, पिछले दिनों और पिछले वाक़यात कुछ ऐसे गुजरे कि हमें बड़ा दुख होता है कि वो लोग जो हमारे मुल्क के एम्बेसडर हुआ करते हैं, एम्बेसडर इन एनी कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को, हमारी सोच को किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल होती हैं, क्योंकि फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है उस पर ज़्यादा सोचा नहीं जाता। खैर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हुए एक और रिक्वेस्ट वाला पैकेज है। रिक्वेस्ट यूं कि हम सिंध हुकूमत से खुसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पैकेज में भी सिंध हुकूमत के हवाले से बात की गई है, एंड इट इज़ अ पर्टिनेंट सब्जेक्ट, रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो सिंध हुकूमत जिसको देख सकती है और जिस पे कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती है। एक बच्चे की इस्तदा है, एक बच्चे की कहानी है, ये आप इस पैकेज में मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद हम वापस आते हैं। नन्ही सी जान और हौसले बुलंद ठरी मीरवाह का रिहायशी 7 साल का आसूद खान एक पाँव से माजूर है, मगर बहन भाइयों के साथ पैदल स्कूल जाता है। आसूद का एक पाँव ट्रैफिक हादसे में काटना पड़ा था, मगर माजूरी के बावजूद आसूद ने हुसूल इल्म की राह न छोड़ी।
गुर्बत के बाइस आसूद खान 2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल आता और जाता है। अहले मोहल्ला इसकी हिम्मत को देखकर दाद देते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस है स्कूल से, वहाँ से ये पैदल आता है। और इस हवाले से अगर गवर्नमेंट किसी NGOs के थ्रू इस बच्चे को आर्टिफिशियल टांग लगाई जाए तो बेहतर होगी। मेरा भाई ये छोटा आसूदा नाम है उसका, उसको बड़ा शौक़ है पढ़ाई का, अभी सही नहीं जा रहा है, अभी उसको बड़ी तकलीफ़ है, कैसे जाए, उसकी मदद चाहिए। आसूद के वालिदैन ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि उनके बच्चे का मसनूई पैर लगवा दिया जाए तो आसूद आसानी से तालीम हासिल कर सकेगा। हमारी अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली ये ख्वाहिश और कोशिश है, और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हम सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर कि ये बच्चा ठरी मीरवा में मौजूद है और 2 किलोमीटर जिस तरह बताया गया चलकर जाता है, ये आसान नहीं है। जिसके दोनों पाँव सलामत हों उसके लिए भी मुश्किल होती है आज के दौर में अगर देखा सोचा जाए, लेकिन ये बच्चा इतनी लगन के साथ तालीम हासिल कर रहा है। और मेरा तो दिल कहता है, क्योंकि मैंने ऐसी स्टोरीज़ बहुत देखी हैं जहाँ लोगों ने बहुत तकालीफ उठाई हैं और ज़िंदगी में फिर कुछ करके दिखाया है, तो ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ देम। लेकिन जो अपना हिस्सा डाल सके, जो बता सके, जो अथॉरिटीज़ तक इस बात को पहुंचा सके, या मुखैर हजरात हैं या उसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, सो एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, इस पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसके लिए ये कर दें, इंतज़ाम जो कहा जा रहा है, मसनूई टांग इसकी लग जाए तो इसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएगा। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ये जो गोश्त आजकल है, कल भी कोई बात कर रहा था बारबेक्यू की, और फिर अचानक उनको ख्याल आया कि बारबेक्यू नहीं हो सकता, चिकन खाई जा सकती है लेकिन बीफ नहीं खाया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ चिकन के प्राइसेस भी कहाँ आसमानों को छू रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला हो रहा है इसके बारे में ऐसे लगता है कि आगे हमें कुछ पता नहीं है कि कब तक ये हालात बेहतर हो जाएंगे, कौन सी बीमारी है, क्या मामलात हैं, हुकूमत क्या एक्शन ले रही है। कल वैसे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि बैन कर दिया जा रहा है बीफ के गोश्त को। इस सब पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, या कॉलर है हमारे साथ? ओके, सो हम इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अब जो ये गाय के हवाले से बीमारी है और बीफ के गोश्त में जितने क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए, इस हवाले से ये सेगमेंट है हमारा। गेस्ट से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, फिर हम पैकेज की जानिब चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन, DG लाइव स्टॉक सिंध, जो कि आजकल ख़बरों में भरपूर तरीके से हैं। सो डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ वापस आते हैं और इस टॉपिक को ऑब्वियसली आपसे बेहतर हमें कोई इसकी वजाहत नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ये पैकेज देखेंगे, फिर हम वापस आते हैं। कराची समेत सिंध भर में जानवरों में जिल्द की बीमारी फैलने लगी। सरकारी सतह पर मुतल्लिका इदारे तहरीरी खुतूत तक महदूद। फार्मर्स ने बीमारी को रोकने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये अद्वियात सरकारी तौर पर किसी इदारे से तस्दीक शुदा नहीं है, बल्कि स्मगल होकर फार्मर्स तक पहुँच रही है। दूसरी जानिब शहरियों ने भी खौफ के मारे गोश्त खाना छोड़ दिया है। जब से हमें रिपोर्ट मिली है हमने खाना छोड़ दिया है और अभी तक हमने खाया नहीं है, और आगे से रिपोर्ट आई है कि जो लोग खा रहे हैं वो मर रहे हैं, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया खाना। अभी हम चिकन के ऊपर ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत किस बात पे संजीदा हो गई है, आपने कभी देखा है? किसी बात पे भी संजीदा नहीं है। बीमारी है, गोश्त है, जो भी है, किसी मामले में भी संजीदा नहीं है। कसाई जानवरों को जंगल के जानवर का नाम देकर बीमारी से मुस्तस्ना करार देते हुए गोश्त फरोख्त करने में मसरूफ है। कैमरामैन अली जाफरी के हमराह अली रजा, GTV न्यूज़, कराची।
जी, सो ये अली रज़ा ही वैसे वाज द फर्स्ट पर्सन, जीटीवी वाज द फर्स्ट चैनल जिन्होंने ये खबर पहले ब्रेक की थी, उसके बाद फिर ये तमाम मामला सबको पता चला। खैर, डॉक्टर साहब की तरफ हम वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, ये अपडेट से हम शुरू करेंगे। कल कुछ एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे इधर उधर लोग सेंड कर रहे थे कि बीफ के गोश्त पे पाबंदी लग गई है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल या अपडेट इस हवाले से क्या है, फिर हम बीमारी पे बात करेंगे। जी, कोई बीफ के गोश्त पे या किसी दूध पे कोई पाबंदी नहीं लगी गई, नहीं लगी है। और मुझे तो हैरत होती है जी, जो लेटर ये जो फैला रहे हैं, लेटर में कुछ और लिखा है जी और नीचे कुछ बात और कही जा रही है। अच्छा, सिर्फ और मैं वो लेटर भी निकाल रही हूँ ताकि तस्दीक हो सके ना सही से। सके, और इसमें देखें कि कहीं पे ये लिखा हुआ है कि गोश्त या दूध के ऊपर कोई पाबंदी या मुजरे सेहत है। जी, तो सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि ये दुनिया में कोई 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस बीमारी को। जी, और दुनिया में कहीं पे भी ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि कभी ये इंसानों को लगी है, या जहाँ जिस मुल्क में आई है वहाँ पे वो लोगों ने दूध पीना या गोश्त खाना छोड़ दिया हो। जी, ये आपकी अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा बता दूं, ये देखिएगा, अभी इसको आपको दूर से शायद नज़र आइए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सारा कुछ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है बैन ऑन कंडक्ट ऑफ कैटल पीरीज and mall peries. I am directed to refer to the press release dated 4th March 2022 issued by the Livestock and Fisheries Department, Government of Sindh, Karachi, regarding lumpy skin disease in cattle. It has been informed that the disease especially in cows, और वो सारा कुछ आ गया है, लेकिन ये बैन की तरह करके और नीचे जो है बहुत सारी कॉपीज इसमें डिविजनल कमिश्नर और रीजनल डायरेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर और सब की है। ये गलत है? इस लेटर के अंदर, इसके लेटर के अंदर आप देखें कि है क्या, कैटल मंडी या पीड़ीज या पीड़ी किसको कहते हैं, माल पीड़ी। ये बहुत अच्छा किया आपने यहाँ से स्टार्ट किया। मैं इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना मिस इंटरप्रिटेशन चल रही है। जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है माल की, वहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में लाइव स्टॉक यानी जो माल है वो जमा होता है। ठीक है, उसको कैटल पीड़ी या माल पीड़ी कही जाती है। ठीक है, कैटल मंडी या माल मंडी कहा जाता है, या कैटल मार्केट या माल मार्केट कहा जाता है। ठीक है। अब हज़ारों तादाद में जहाँ पे लाइव स्टॉक जमा हो रहा है, तो उसमें ये अंदेशा था कि कोई किसके अंदर कोई वायरस होगा इस तरह का, तो वहाँ से मच्छर काट के दूसरे को लग सकता है, तो इस वजह से थोड़ा फैलाव हो सकता है। इस वजह से सिर्फ वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जहाँ पे माल जमा हो रहा है, सिर्फ वहाँ तक रोका गया है। अच्छा, इसमें कहीं भी न गोश्त की बात की गई है कि उसके ऊपर बंदिश है, न कहीं पे ये कहा गया है कि दूध के अंदर बंदिश है, बल्कि इसको आज हम टैकल कर रहे हैं लाइव स्टॉक और फिशेज डिपार्टमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से है, कि हम इसके ऊपर वाजे करें। और आज हमारी प्रेस ब्रीफिंग भी है कि ये जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ गाय के अंदर आई, यानी ये आप ये देखें कि भैंस को भी नहीं लग रही, और दुनिया जहाँ जहाँ पे थी किसी किसी भैंस को लगी थी वहाँ पे, लेकिन निशानियाँ उसमें नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारी देसी भैंस है उसको नहीं लग रही, देसी गाय को। यानी दूध सेफ है, जो दूध का इस्तेमाल है वो सेफ है, गोश्त हर तरह से सेफ है, गोश्त भी सेफ है। हाँ, और किसी भी तरह पे ये इस तरह की बातें कर रही हैं, 100 साल में अगर किसी इंसान को नहीं लगा तो हमें कैसे लग सकता है। ये तो पाकिस्तान में पहली मरतबा आया है, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये पाई जा रही है, यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में पाई जा रही है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, मिडल ईस्ट में है, अभी ईरान में है, इंडिया में है, अफगानिस्तान में है। अच्छा, ये जिस तरह आपने बताया कि कंटेजियस है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मच्छर उस इफेक्टेड काव को काटे और फिर किसी और को काटे, या ये वैसी इंटरेक्शन से भी लग सकती है? बिल्कुल कंटेजियस नहीं है, कोई इंटरेक्शन से नहीं लगती। और गाय के साथ अगर वो है तो उनको नहीं लगेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जितने भी गाय के साथ अभी भी लोग मौजूद हैं या माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, एक भी आप दिखा दे जो ये फोड़ा लेके आया हो किसी अस्पताल में, बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, जानवरों को भी नहीं लगती, दूसरे जानवरों को गाय के अलावा नहीं लग रही। सही। गाय में भी वो जो हमारी देसी गाय है, मलीरी गाय है, थरी गाय है, साहिवाल है, या इस तरह की कानकरेज है हमारी, उसमें अगर लग भी रही है तो 5-7 दिनों में वो ठीक हो रहा है। बाकी रही बात जो एक्जोटिक है, दुनिया के अंदर भी ये देखा गया कि जो यूरोपियन ओरिजिन ब्रीड है, जो वेस्ट ओरिजिन ब्रीड है, उसके अंदर ये थोड़ी शिद्दत है उसकी, क्योंकि उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, दूध में भी, गोश्त में भी, लेकिन पैदावार होने के बावजूद उनमें डिजीज़ की रेजिस्टेंस कम है। तो हमारे जितने भी नस्ल हैं, और ये ज़ोर क्यों कराची और ठट्टा में पकड़ रहा है, रीज़न उसका ये कि यहाँ पे लोगों ने दूध की पैदावार और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए और जो बाहर के जानवर हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा। तो उस वजह से उसमें ज़्यादा फैल रही है या उसमें उसकी शिद्दत ज़्यादा आ रही है।
लेकिन दुनिया में जहीं पे कहाँ पे भी ये हुई है, और पूरे फार्म पे अगर आपके 100 जो है ना गाय हैं, तो 100 में से 15 से 20 को लगती है, और उनमें से अगर इत्तेफाक से हुआ 1 से लेके 5 गाय मर सकती हैं, वो भी इम्पोर्टेड वाली। हमारी देसी गाय, हम क्योंकि इसको नवंबर से ट्रैक कर रहे हैं, डिक्लेयर अभी हुई है। अच्छा। और मुसलसल हम इसको देखे जा आप रहे हैं। नवंबर से इसको ट्रैक कर जी रहे हैं? बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं वैक्सीनेशन हो चुकी। इसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे और क्यों नहीं हुई। देखें, नवंबर में हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो जामशोरों के अंदर ये इन्फेक्शन जो है ना उसकी कुछ तस्वीर और एविडेंस मिले। मैंने टास्क फोर्स बना लिया और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और वहाँ पे कन्फाइन किया। एक फार्म पे 19 गाय थी, उनमें से सिर्फ एक की डेथ हुई थी, वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से। सही। और माशाल्लाह वो 9 दिन के अंदर सारी रिकवर हो गई। कोटली के अंदर हमने देखा ये पैटर्न, भैंस में नहीं लग रही थी उसमें। हमने क्या किया, उसी टाइम नवंबर में ही सैंपल कलेक्ट किए, हमारी जो प्रोविंशियल लैब्स हैं उसके अंदर भी हमने देखा, और फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी भेज दिया। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज हैं, वही सिर्फ मुस्तनद इदारा हैं जो किसी नई बीमारी को कंफर्म करके अनाउंस कर सकते हैं। अब सबसे पहला तो सवाल ये था कि नवंबर में जब ये बीमारी आई तो हमारे पास वो कंफर्म करने वाली किटें, वैसे तो हमें पता है बीइंग एक्सपर्ट, कंफर्म करने वाली किट्स जो है वो मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में थी ही नहीं। ठीक है। जिस तरह कोरोना आया था तो ना हमारे पास किट्स थी, ना हमारे पास वैक्सीन थी। राइट। तो इसी को हम ट्रैक करके हुए देखते हुए आते आए, और आज भी अगर देखें तो फिर उसकी मुख्तलिफ मराहल थे। फेडरल गवर्नमेंट ने किट्स मंगवा ली, उन्होंने चेक कर लिया, FAO से, यूनाइटेड नेशन से जितने भी इदारे थे उनसे, तो तहकीक और तसल्ली करने के बाद जो है ना ये जाके मार्च 4 को फेडरल गवर्नमेंट के लैब ने। अभी खैर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में हैं, और डीजी के साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से साइंटिफिकली समझा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी जिक्र हुआ था और अभी हमने पैकेज देखा था, उसमें अली रज़ा साहब की आवाज़ थी। अब अली रज़ा साहब यहाँ पर बज़ाते खुद मौजूद हैं और GTV से इनका ताल्लुक है। आप इनके मुख्तलिफ पैकेजेस देखते हैं, और मैंने बताया कि ये पैकेज आपने मीडिया में सबसे पहले पेश किया और उसके बाद सारा मीडिया जो है वो इसकी तरफ फोकस्ड हो गया। सो ये किस तरह से आपको खबर मिली, क्या क्या मराहिल आपने देखे, लोगों में इस वक्त क्या खौफ व हिरास पाया जा रहा है, इसका फॉलोअप क्या है? देखिए नुसरत भाजी, ये जिस तरह ये बीमारी फैल रही है और इसमें सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ साथ एक लाइव स्टॉक के जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी है। उनका 3-3 लाख का जानवर अगर मर रहा है, मैं कोटेशन कोट करना चाहूँगा, ये मेरी नहीं है, घर की बनाई हुई, ये सरकार की है। 15,000 रजिस्टर्ड केसेज है, रिकॉर्ड सिर्फ कराची में, 20,000 से ज़ायद तो पूरे सिंध भर के मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर आ गए। ये मामला हो गया। जो असल मसला है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीप वाला गंदा गोश्त अगर शहर में आ रहा है, क्लेम किया जा रहा है नहीं आ रहा, कोई बीमारी नहीं आ रही। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कोई बाजी, मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा, मेरे शहर को अगर किसी भी तरीके से, किसी भी किस्म से गंदा गोश्त, बीमारी वाला गोश्त या टॉक्सिक इंजेक्शन वाला गोश्त कैसे आ रहा है मार्केट में, हम तो एक्सपोज करेंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं सवाल रख रहा हूँ डॉक्टर साहब से, DG हैं और जो अथॉरिटीज हैं उनसे मैं सवाल रख रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस मार्केट के अंदर अगर ब्लैक मार्केट से स्मगल होके वैक्सीन आ रही हैं, वो जानवरों में लग रही हैं, 5,000 की चीज 80,000 रुपए में बिक रही हैं, वो जो जानवर के अंदर बगैर तस्दीक शुदा लेबोरेटरीज के साथ, बगैर तस्दीक शुदा इदारों के जो मुताल्लिका इदारे हैं हमारे, टेस्ट करके भाई क्या चीज लग रही है, मैं एक दवा खाता हूँ उसको टेस्ट होना चाहिए ना। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अली रजा, क्योंकि ब्रेक आ गया है, और ब्रेक के बाद फिर आप इस बात को भी कंटिन्यू कीजिए। और रेस्टोरेंट्स में बीफ जा रहा है और जगहों पे बीफ जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं? डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। DG लाइव स्टॉक सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्टर द ब्रेक हम कंटिन्यू करते हैं। हम वापस आ गए और हम बात कर रहे थे बीफ के हवाले से, और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और DG लाइव स्टॉक सिंध हमारे साथ डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब भी मौजूद हैं। और अली रज़ा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए ताकि डॉक्टर साहब की तरफ से आज सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों तक चली जाए और उन्हें पता चल जाए कि जी आया दूध इस्तेमाल करना है, बीफ इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ, मैं वो देखता हूँ ना अपनी टेबल पे खड़ा हुआ बिरयानी, उसमें एक मक्खी निकलती है, मुझसे तो नहीं निकला जाता। मैं मक्खी जिससे कुछ नहीं होना वो देख के नहीं खा पा रहा, अपनी प्लेट छोड़ देता हूँ, सॉरी भाई मैं ये नहीं खा सकता।
सकता। दूसरी चीज़ मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि सिर्फ ये मसला नहीं है, देखें इस जानवर के अंदर बीमारी आ रही है तो उसको सही करने के लिए जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, एक ने पाबंदी कर दी अदालत ने, वो बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, जब जो पाकिस्तान में चीज़ बन नहीं रही वो बाहर से कैसे आ रही है, और बाहर से अगर इधर आ रही है तो लग रही है उसके भी तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहे हैं। बॉडी किस तरह केमिकल वाली बॉडी, कोई ये इंजेक्शन कोई इंजेक्शन कैसे पता चलेगा कि जी ये गोश्त नहीं आ रहा मार्केट में, मैं और आप ये नहीं खा रहे, रेस्टोरेंट में, ठेलों में, कैसे मुख्तलिफ जगहों पे? नुसरत बाजी लास्ट पॉइंट ले ले मेरा, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो फार्मर इसकी बीमार जानवर की खरीदो फरोख्त, 3 लाख का जानवर 30,000 में बेच रहा, खरीदो फरोख्त जारी है, एक मसला। दूसरा मसला जो कमीले जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो KMC ओन करती है, जी हम ठप्पा लगा के सारी चीजें देख के देखते हैं, उस पर भी उस तरह नहीं देखा जा रहा। ये मैं आई विटनेस हूँ, लोग हुए, आप जाएं ग्राउंड चेक लें तो सोचें इस जो ऑफिशियल है उसका ये हाल है। तो मैं ये दावा कर रहा हूँ, जाए चेक करें सेंट्रल में, ज़िला सेंट्रल में और मलीर में मुख्तलिफ मुकामात पे गैर कानूनी मिसबा खाने बने हुए हैं जहाँ पे स्टैम्प्स नहीं लग रही सरकारी तौर पे, नहीं चेक हो रहा, और वो गोश्त भी मार्केट में जा रहा है। मुझे बताएं मेरे शहर के लोगों को क्या खिलाया जा रहा है? जी बताएं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं तो इसका जवाब बेहतर तो KMC वाले बोल सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, हम वेटनरी सर्विसेज दे रहे हैं, और वेटनरी सर्विसेज भी जो म्यूनसिपल एरिया के अलावा जो हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस के बाद ये सारी फंक्शंस जो हैं वो म्यूनसिपल के तरफ चल गए हैं। जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने हमें अप्रोच किया, हम अपने डॉक्टर्स वहाँ पे देते हैं। मेरी कल भी मीटिंग हुई थी जो है ना म्यूनसिपल अथॉरिटी से, जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसके जो इंचार्ज हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनसे पहले भी उन्होंने एक तरह से इंश्योर किया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे कमेले थे वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर एक, और कम से कम उन्होंने कहा है कि एक जगह पे 7 और दूसरी जगह पे 8 इंस्पेक्टर्स रखे हैं, और वो इंश्योर कर रहे हैं। अब अगर जो ये वाली बात है कि 3 लाख वाला जानवर 30,000 में क्यों बिक रहा है, उसमें यह कि काफ़ी लोगों को अब पता चल गया है कि जानवर मर नहीं रहा, यानी अगर आपके यहाँ इन्फेक्शन आ भी गया है तो 9 दिन में मैक्स 14 दिन के अंदर वो रिकवर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक अलग जगह रखी हुई है जहाँ पे जाके जानवर वहाँ पे कर रहे हैं। फिर मेरी फूड अथॉरिटी से बात, 9 दिन के बाद ये जानवर सही हो सकता है। ब्रेक के बाद हम बाकी आपको बताएंगे कि और क्या क्या हो सकता है, क्या दूध इस्तेमाल करना है, गाय का गोश्त खाना है या नहीं खाना, आफ्टर दीज हेडलाइंस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं गाय के गोश्त के हवाले से, उसकी कंजम्पशन के हवाले से, दूध के हवाले से क्या हमारे लिए मुज़र सेहत है या नहीं। हमारे साथ DG लाइफ स्टॉक सिंध मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट बनाई और मीडिया पर स्प्रेड की। सो डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे वहीं से शुरू करेंगे और साथ साथ हम आपको कुछ और फैक्ट्स भी शेयर करते रहेंगे, कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से कितनी जो है वो रिकवर हो चुके हैं, कितनी अमवात हुई हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप हमारी स्क्रीन पर देखते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो कुछ चीदा नुकात जो हमें बताने हैं, पहले तो वो क्लियर कर दीजिए कि दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कितने दिन तक ये सब चल रहा है, वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, ये मामला कब तक हल हो जाएगा, क्या अगर गलती से हमने कंज्यूम कर भी लिया ये गोश्त तो क्या हमारी स्किन पे भी ऐसी फुंसियां बन जाएंगी, ये ज़रा सब चीज़ें बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और कि यहाँ पे कि दुनिया के अंदर ये 100 साल से है बीमारी, कहीं पे भी इस तरह का कोई निशान नहीं मिल रहा। हमारी होती है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन OI, उसको वाज़े लिखा हुआ है कि किसी मुल्क से ये एक दफ़ा भी इंडिकेशन नहीं मिला कि ये इंसानों में कोई मुंतकिल हो रही है। और दूध पीने से या गोश्त खाने से जो आप आजकल लोग जो हैं वो कतराते हैं, कतराने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से किसी ने कंज्यूम भी कर लिया तो उसको कोई बीमारी नहीं होनी, कुछ नहीं होगा, कोई इस तरह का नहीं होना। और जो भी लोग उनके साथ रहें, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझें कि मच्छर के काटने से हो रही है। अगर लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो मवेशी पाल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, वही मच्छर उनको भी काट रहा है, इंसानों को भी काट रहा है, इंसानों में बिल्कुल मुंतकिली नहीं है कहीं पे। दूसरा, ये जो वायरस है वो सबसे मोटा वायरस होता है, यानी वायरसेस में जितने भी हज़ारों वायरस है उनमें से सबसे मोटा यही होता है बैक्टीरिया के बाद। तो ये एक दफ़ा इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, तो जिस तरह हमें चिकन पॉक्स होती है बचपन में, तो एक दफ़ा हो गई तो दोबारा लाइफ में अब नहीं होगी, लेकिन कभी नहीं हुई तो कभी न कभी बच्चे से हमें लग जाती है। तो इस तरह इसकी मुदाफ़त अच्छी होती है।
और सबसे बड़ी बात, अगर दूसरे जानवर को नहीं लग रही, गाय से भैंस को नहीं लग रही और गाय से आपकी बकरी को नहीं लग रही और उसको नहीं, तो इंसान तो बिल्कुल डिफरेंट है उनसे, तो कैसे लगेगी? ये होस्ट स्पेसिफिक है, इस वजह से इसमें जो बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक मुझे और भी अफसोस होता है, वो ये है कि एक कोई बंदा एक इस तरह की गैर जिम्मेवाराना एक बात किसी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं। अच्छा, ऊपर लिखा भी है एक लेटर, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई, लेकिन इंग्लिश में लेटर लिखा और नीचे से उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन डाल दी है कि भाई इसमें तो ये लिखा है, हालांकि इस तरह का कोई उसमें नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई गोश्त ना खाएं, दूध ना पिएं, उस लेटर में ना गोश्त की बात है ना दूध की बात है। वहाँ पे तो सिर्फ माल पीढ़ी जो अभी हमने जिक्र किया कि वहाँ पे बात, ये हमने अभी शामिल उसकी निस्बत अगर मुसलसल में 5 दिन से हम बात कर रहे हैं, मैं इस मामले में वायरोलॉजी और वैक्सीन से ऊपर मैं PhD हूँ जर्मनी से, 5 मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, हेड कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट को। 5 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर भी लोग उस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं जो हमारा अलमिया है कौमी, कि हम किसी एक्सपर्ट्स को नहीं मानते, हम एरा गैरा जो भी है यहाँ पे कोई बात कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते। देखिए चलिए, ये बात समझ आ गई कि गलती से कंज्यूम हो गया तो इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि जाहिर है, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक निजासत सी फील होती है, एक बुरा सा लगता है कि जी इस तरह का गोश्त है और वो हमें दिया जा रहा है और हम खा रहे हैं। आपने एक और बात भी की थी कि 9 दिन के अंदर ये बीमारी सही हो जाती है, तो क्या 9 दिन के लिए कोई टास्क फोर्स बनाई गई है? इस बात को इस पे अमल दरामद किया गया है कि 9 दिन तक कोई स्ट्रिक्टनेस होगी या इनको देखा जाएगा और 9 दिन के बाद आवाम को बताया जाएगा कि जी अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त को, और वो जितना गोश्त अभी कट रहा है या वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ पता चलेगा, या इसी को री स्टॉक करके रखा जाएगा और बाद में जैसे ही मौका मिलेगा तो ये मंजर आम पर आ जाएगा? इसके ऊपर म्यूनसिपल अथॉरिटी से जितनी भी हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने बिल्कुल इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई काटने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो हमारी फूड अथॉरिटी है वो भी बड़ी एक्टिव है, वो शॉप्स पे जाके या ज़बा खाने से या जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनसे हमारी 2 मरतबा बात हुई है, मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सिंध फूड अथॉरिटी से। जितने इंस्पेक्टर्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं और जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको भी बीच बीच में गाड़ियों रोक के उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि वाकई ये गोश्त है। और मुझे बताएं, एक बंदा पे कर रहा है, होटल वाला भी पैसे दे रहा है, हर बंदा पैसे दे रहा है गोश्त लेने के लिए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई जख्म वाला, ईंट वाला, पस वाला गोश्त, सस्ता गोश्त कोई लेगा? जी, कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सारी बातें ठीक हैं, ग्राउंड पे फार्मर्स और शहरी कुछ और बात करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट, क्या बात करते दिखाई दे रहे हैं? वो बिल्कुल एक अभाम की सूरत हाल है ना, उनको कंफ्यूजन है, उनकी दूर कर दें। अच्छा, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? सिंपल सी चीज़ है ना। मैं ये सवाल रख रहा हूँ पूरे लोगों को, मुताल्लिका इदारों को, जो मुझे सुन रहा है, कि मुझे बताएं, जब ब्लैक मार्केट से एक चीज़ आके इसी जगह पर बिक रही है तो पूरी मशीनरी मौजूद है, पूरे लोग मौजूद हैं, 36 डिपार्टमेंट मौजूद हैं, वो दवा क्यों नहीं लेकर आ पा रहे? जब ब्लैक मार्केट से एक चीज यहाँ मिल सकती है तो ये मशीनरी क्यों नहीं? इसका जवाब देंगे डॉक्टर साहब? कौन सी वाली आप दवा? ये जो वैक्सीन और दवाइयाँ जो अभी भी हमारे फार्मर्स इधर यूज कर रहे हैं लोगों को इस बीमारी के सिलसिले में, इससे भी रिलेटेड वो मैं चला चुका हूँ कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जो ब्लैक मार्केट, जो पाकिस्तानी किसी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है, ऑल्दो कि वो वहाँ पर सर्टिफाइड हो, बट मेरे इदारे पाकिस्तानी किसी इदारे से सर्टिफाइड होके नहीं आ रही, वो यहाँ बिक सकती हैं, वो मिल सकती हैं। तो ये पूरी मशीनरी के साथ जो इदारे मौजूद है, लाइव स्टॉक के हैं, KMC के हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मशीनरी है पूरी, वो क्यों नहीं ला पा रही अब तक? अच्छा, ये भी बता दीजिए। और वैसे तो FDA से अप्रूव्ड कॉस्मेटिक्स जो बाहर से आ रही है ना, कॉस्मेटिक की हवाले से डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो दवाएं लिख के दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। खैर जी, मैं आपको बताता चलूँ कि कंट्री टू कंट्री एक कॉन्फिडेंस होता है। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि ये बीमारी नहीं थी यहाँ पे, तो फिर हमारे पास वैक्सीन भी अलो नहीं है। ये इंटरनेशनल कानून है, तो आपके पास बीमारी नहीं है। एक दफ़ा आपने अगर नई बीमारी का अनाउंस कर दिया तो आपका डिजीज़ फ्री स्टेटस नहीं रहता, और अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन नहीं भी है तो फिर भी आपको कम से कम 4 साल तक देखा जाता है, क्योंकि इक्का दुक्का कहीं से केस तो नहीं आता। तो इस वजह से जो मुतल्लिका इदारे हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमें 3 महीने लगे इस बात को तस्दीक तहकीक करके ये बताने में कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान में नई बीमारी आ रही है और उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो ये हैं। अब हम आते हैं कि भाई इसकी वैक्सीन जल्दी से हमें कंप्लीट करना है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है और मैं समझता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत जल्द ये वैक्सीन आ जाएगी हमारे पास। ये जो वैक्सीन है वो कंट्री टू कंट्री, क्योंकि उसके यहाँ भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस तरह की होती हैं उस कंट्री की, और वो उनको जो है ना तस्दीक करती हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि अगर हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और यूरोप की ड्रग
तुर्की की अथॉरिटी है या फिर किसी और मुल्क की है, तो उस वजह से भी फिर हमारी इमरजेंसी में मंगवाई जाती है, फिर हमारी अथॉरिटीज़ जो है उनको वेरीफाई करती हैं। हाँ, ये अलबत्ता ये हमारी नज़रों से भी बुरा है कि कुछ स्मगल करके वैक्सीन आ रही हैं, और जो वैक्सीन आ रही हैं वो उन्हीं ममालिक के किसी न किसी अथॉरिटी से आ रही हैं। हम ऑफिशियली तो इसको अलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग अपनी ब्रीफ केस में या उसमें वैक्सीन ला के लगा भी रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ऑफिशियली भी गलत कर रहे हैं। दूसरा मामला ये कि जो लाइव वैक्सीन हैं उनका मसला बिल्कुल खत्म हो गया है हमारा। जी बिल्कुल, जो बीमारी होती है उसमें किसी मुस्तनिद डॉक्टर से पूछ के वैक्सीन लगानी चाहिए, ऐसे लगाएंगे तो बीमारी और भी फैलेगी। अच्छा, ये सब्जेक्ट तो इतना वसी है मुझे लग रहा है, और इतनी नॉलेज आपके पास भी है, इतनी रिपोर्टिंग आपने भी की है, इस हवाले से फैक्ट्स उनके पास भी मौजूद हैं, तो देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, लेकिन इसको यहीं रोकना होगा। नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे। होपफुली इस सेशन से आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स थी वो किसी हद तक क्लियर हो गई होंगी। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आजकल हम सबको शॉर्टकट्स चाहिए हर मामले में, हमारा पेशेंस लेवल भी कम हो गया है। जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे होते हैं, ना पसंद आए उसे आगे कर देते हैं। टीवी पे भी हमें लगता है कि बस आगे जल्दी 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 जल्दी, और यही हमारे मिजाज का हिस्सा बन गया है। करियर या प्रोफेशन में भी जो हमारे बड़े और उनके बड़े थे, और हम ये सुनते आ रहे थे, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता था कि भाई मेहनत करो। हर किसी को अपने काम से मोहब्बत हुआ करती थी, पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। हम ये नहीं कहते कि पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन ये भी नहीं कहते कि मेहनत कम करें और पैसे ज़्यादा कमाएं। सो आजकल का जो एक रिलेटिवली एक क्रिएट हो गया है मिजाज यंगर जनरेशन का, होता जा रहा है, सबका नहीं तो खासों का हो गया है कि जी पैसा फ़ौरन आ जाए और मेहनत इतनी ना करनी पड़े। सो इस हवाले से बात करने के लिए ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना कि शॉर्टकट्स आर नॉट पॉसिबल एंड दे आर अवेलेबल बट नॉट पॉसिबल। सो हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से बात करने के लिए, और हमारे माइंड को पढ़ के जो उसको सही तरीके से, वो कहते हैं ना कि नट बोल्ट अगर ढीले हैं तो उनको सही से टाइट कर देते हैं हमेशा। डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ मौजूद हैं, माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सच अ प्लेजर टू सी यू अगेन। प्लेजर इज़ ऑल माइन। और अभी वैसे जब इमरान भाई से गुफ्तगू होगी तो पता चलेगा आगे और सारी चीज़ों का कि प्लेजर क्या है। एंड वी हैव अनदर गेस्ट जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल में ही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, वफ़ा बासित। अस्सलाम वालेकुम वफ़ा। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे ही टॉपिक की अनाउंसमेंट हुई, इमरान भाई ने आपकी तरफ देखा। तो क्यों देखा? पैसे कम, पैसे ज़्यादा, काम कम, ये जो है मेहनत कम, इसका आपसे क्या ताल्लुक है वो बाद में मैं पूछती हूँ, बट वील स्टार्ट ऑब्वियसली विद यू। क्या आप समझते हैं इसके बारे में, कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे और कैसे ज़रा दिमागों को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खुद कहा, खलक़ल इंसान मिन अजल। इंसान तेरी फितरत के अंदर उजलत है, तेरी फितरत के अंदर घबराहट है, तेरी फितरत के अंदर बेसब्री है, क्योंकि हमारा और जानवर का खमीर एक है। हमें अकल दी गई है, जानवर को उससे मुमताज़ किया गया है। बेसिकली अकल क्या दी है? रुकावट। जानवर चाहता है मुझे जो चाहिए मुझे अभी मिल जाए, सही। जानवर यही चाहता है, इंसान भी यही चाहता है जिबलत के हिसाब से। उसको अकल दी गई है, क्या? रुकावट। कानून दिया गया, एक कानून जो अल्लाह ने दिया, एक कानून जो हम खुद बनाते हैं। तो अल्लाह ने जो कानून दिया उसको तो हमने किया साइड में, और हमने खुद ऐसी ज़बरदस्त कानून साजी कर ली कि दौड़ के अंदर जो है वो लग गया। जायज़ करना हमने खुद शुरू कर दिया। जिस चीज़ को हमें लगता था कि यार हमारे लिए रुकावट है, आओ उसको जायज़ कर दें, और उस भाग दौड़ के अंदर हम जो है वो लग जाएं। माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट इंसान में शुरू से ही है, ताकत का इजहार करना चाहता है वो। और अब यह है कि जी कानून साजी ऐसी होनी शुरू हो गई, और अगर हम इतने बड़े हो गए तो कैसा कानून? ये हर इंसान हर लम्हे इसको एक्सरसाइज कर रहा है, हर इंसान हर लम्हे एक्सरसाइज कर रहा है। अब इतना बेरहम हो गया है कि शायद जानवर शर्मा जाए और इंसान कहता है छीन के ले लूँ, झपट के ले लूँ, फौरी जो है वो ले लूँ। ये तो हमारी जिबलत में आ चुका है, हमारे यानी ज़्यादा आता जा रहा है। आप देखिए ना, जो मैं बात कर रही हूँ कि हमसे पुरानी जो जनरेशंस थी उनमें सब्र था,
अपने हालात के हवाले से, किसी भी नतीजे के हवाले से, ओवरऑल मिजाज में सब्र था। आज हम में किसी भी बात पे सब्र नहीं है। घर से निकलना है, कहीं पहुंचना है, कुछ भी है, जो ट्रैफिक का आलम है, जो सोसाइटी की, जो फेस ऑफ द सोसाइटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसमें तो उजलत भरी पड़ी है। ऐसे ही ना, मतलब साइकिल का पहिया चल रहा है, उसको स्टॉप किए बगैर वो सोच रहे हैं कि इस साइकिल के ऊपर मैं चांद पे चला जाऊंगा, यानी भगाता रहूंगा। आगे बढ़ना है, राइट? आगे बढ़ना है। अच्छा, आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है अगर दूसरे को पीसते हुए ना जा रहे हो। अभी जो और एक बीमारी क्या है कि जो मुझे आगे बढ़ना है, चाहे नुसरत जाए, चाहे वफा जाए, चाहे कोई जाए, मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे हासिल करना है। और जाहिर इसीलिए बेसब्री है ना, क्योंकि मैं सब्र कब आएगा, सुकून कब आएगा, जब मैं ठहरूंगा। हमें ये बताया जा रहा है, ये कंडीशन किया जा रहा है कि ठहरना नहीं है, हर चीज़ जल्दी में करनी है, हर चीज़ जल्दी में करनी है। मतलब यूँ रिश्ता, यूँ शादी, यूँ तलाक। उसके बाद एक सेकंड के अंदर चीज़ें चेंज करनी है। अभी आप ये सारे जानवरों के गोश्त के ऊपर और उसके ऊपर बात करें, आप बताएं ना इनकी फीड क्या है, इनकी फीड क्यों दी जा रही है कि जिस जानवर को 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में बनना, उसको 3 महीने में इतना मोटा कैसे करेंगे? जिस मुर्गी को 6 महीने के अंदर तैयार बनना, उसको 1.5 हफ्ते में कैसे तैयार करेंगे? जब आप यही काम करेंगे कि हमें एक फसल एक ज़मीन से 2 निकलते थे, अभी आप चाह रहे हैं कि उस ज़मीन को माँ के पेट की तरह कोई सुकून ना दिया जाए। हर थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक फसल आपने निकालनी है। जब आपने 6 फसलें निकालने तो ज़मीन ने बेजान हो जाना है। जल्दी की हर चीज़ जब आप खाएंगे तो फिर आप जल्दी की घबराहट की पैदावार बनेंगे ना। जो हम चलता फिरता जो बम बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहा है। और सोने पे सुहागा ये हो गया, कोविड आ गया और कोविड ने इस पूरी दुनिया को हराम कर दिया, पूरी दुनिया को, हम नहीं, पूरी दुनिया को। वैसे मुझे खबर है किस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है? आप देखें, अब चॉइस आ गई घर में बैठ के काम करने की। नहीं, देखें, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार डॉलर मुफ्ते के बांटे। हमने भी बांटे, 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार, जितनी जिसकी औकात थी उसने बांटे। अब जब आप, अच्छा, उसके अलावा लो इंटरेस्ट फ्री लोन, अच्छा 40-40 हज़ार डॉलर फैसिलिटी आप कहते हैं बहुत आ गई, दबा के दे दिए ना। अब 2 साल तक तो आपको घर में बैठे हुए पैसे मिल रहे थे, खाना भी मिल रहा था, सिर्फ तफरी हो रही थी। अब अचानक अब समझ में आया कि जी कोविड जा रहा है तो काम पे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा काम पे भी जाना पड़ेगा। सही। तो ज़रा वफा आप बताइए कि क्या ये जो अब की जनरेशन है ख़ास तौर पे, उनमें जो ये चीज़ आ गई है, आप इसको कभी विटनेस करती हैं? आपका तो PR का काम है, बहुत सारे लोगों से बात भी करती होंगी, तो आपको लगता है कि लोग बस कुछ ही देर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एंड इज़ इट पॉसिबल? Obviously, because हम obviously जो मेरी एक generation है, we've been through university life, we've been through the college life. Obviously, sir भी गए university, but we have this thing in our mind कि बस हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल हो जाए, हर चीज़। क्योंकि हम लोग हमने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ये कहा कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, हम देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, हम लोग कहते हैं कि जो है हम लोग फ़ौरन से चीज़ इम्प्लीमेंट कर लें। तो अब ऑब्वियसली जब हम ये वाली चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हम अपनी जॉब लाइफ में, अब मैं कहती हूँ कि मैंने, अगर मुझे उन्होंने कुछ बोला है टास्क, मुझे फ़ौरन से वो टास्क करना है, मुझे फ़ौरन से वो इम्प्लीमेंट करना है। और नहीं, ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करना है। हाँ। लेकिन एक ये है कि जी आज मैंने काम शुरू किया, अब अगर मेरा कोई सीनियर है या मुझसे पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा शौक ये होगा कि मैं उनसे आगे निकल जाऊं, जो भी, ये भी गलत नहीं है Obviously, लेकिन मेरा ये शौक कि जी मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इस वजह से, या मेरा फलां बैकग्राउंड है इस वजह से, आई डिजर्व टू बी बेटर, और जितने लोग काम कर रहे हैं शायद मैं इनसे बेटर हूँ और मैं फ़ौरन ये कर लूँ। सबकी अपनी क्वालिटीज होती हैं, वो अपने आप को प्रूफ हर कोई करना चाहता है, लेकिन कभी भी किसी का ये मकसद पर्पस नहीं होता है कि हम अपने सीनियर से आगे निकल जाएं। ये सीनियर याद आ गए आप लोगों को, आप दोनों की आंखों के आगे आ गए, मुझे तो नजर नहीं आए लेकिन मुझे लगा कि कुछ आंखों के आगे आया आप लोगों के। मेरा करियर ब्रेक था, मेरा 3 साल का करियर ब्रेक था। मुझे अभी 2 महीने हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में आके, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ, मे बी मैं जो चीज़ें लैक करती थी मैंने इनसे कॉन्फिडेंस मजीद लिया, और मे बी मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जो चीज़ें नहीं आ रही थी मुझे, तो ऑब्वियसली डॉक्टर इमरान जो है वो सर मुझे चांस देते हैं कि ठीक है गलती हो गई, ओके बेटा लेट इट गो, एंड देन दिस इज द रीजन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, करियर ब्रेक आना। अच्छा, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है अब जब आप बात करती हैं, या आपके अपने लिए भी, या चले अपने लिए ना बताएं, जेनेरिक बताएं कि आपके एज ग्रुप में या आपसे छोटे जो लोग आ रहे हैं, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है जब आप जॉब ऑफर करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका क्या मिजाज होता है?
पैसा आप किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब तो हमारी ये वाली भी बात है कि आपको सांस के लिए भी, अगर मैं कोविड की एग्जांपल हूँ, आपको सांस भी लेनी है तो आपको पैसे दे के सांस लेनी है, राइट। तो ऑब्वियसली पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अगर जनरली कहूँ तो हम कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, यू नो, दैट्स नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द वे लाइक इट गोज, बट आई थिंक मनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी तो हम कोई इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद हम वापस आके बात करते हैं। लेकिन अब ये होता है, पहले लोग ये कहते थे कि पहले मैं काम करूँगा, अपने आप को मनवाऊँगा, फिर अपनी डिमांड्स रखूँगा। आजकल ये कहा जाता है कि मेरी ये डिमांड है, आपको काम करवाना है या नहीं। ये फितरत या ये सोच ठीक है या नहीं, इसके बारे में डॉक्टर इमरान से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। काम कम पैसा ज़्यादा, और इस पे डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ वफ़ा मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। तो क्या ये मुमकिन है या नहीं, अब ज़रा इसकी तरफ आ जाइए। देखिए, मुमकिन तो है, हलाल हराम की तमीज़ अभी भूल जाएं तो बहुत मुमकिन हो जाएगा। किसी से छीन के खा लें, किसी का हक खा लें, चोरी कर लें, आप बहुत मुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या वो आपको रास आएगा? क्या उससे आपको सुकून आएगा? 100% नहीं आएगा। हाँ, उससे नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म फ़ायदा या लॉन्ग टर्म अगर तरक्की चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि काम कम करें और पैसे ज़्यादा आ जाएं और तरक्की मुमकिन है? देखिए, काम कम करने का मतलब ये है कि पहले तो काम कम नहीं हो सकता। मैं कई बार जो है वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर कह चुका हूँ कि इस कौम के ऊपर तो छुट्टी ही नहीं थी, राइट। अब तो आपको मालूम है कि आले इब्राहिम के अंदर यहूदियों को कहा गया कि आप हफ्ते वाले दिन इबादत करेंगे और काम नहीं करेंगे। इबादत करेंगे, काम करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। इतवार वाले दिन मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत ईसाइयों को कहा गया कि आप इतवार वाले दिन इबादत करेंगे, काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। और मुसलमानों को जब आए हिम्मत वस रबी आखिरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि जुम्मे की नमाज जैसे ही ख़त्म हो जाए बाहर निकले और अल्लाह का फजल तलाश करें, कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहे हैं, यानी जुम्मे की छुट्टी भी नहीं है। जुम्मे की भी नहीं। उधर क्या कह रहे हैं कि अगर आप काम करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। इधर क्या कह रहे हैं, नमाज खत्म करते ही कहाँ भागें? काम के ऊपर। और इसी कौम ने सबसे ज्यादा छुट्टियां मनानी शुरू कर दी। और हमें ये कहा भी गया है कि काम से अगर आप जाते भी हैं नमाज के लिए तो वो तमीज भी बताई गई है कि कितनी देर क्या कुछ सीधा सा हिसाब है। सीधा सा हिसाब है। अगर आप जॉब करते हैं और सवाल सिर्फ फर्ज के ऊपर है, सवाल सिर्फ फर्ज के ऊपर है, आप अपने जॉब के टाइम के ऊपर सारे नवाफिल अदा नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो काम के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छा, वो आपको नफिल के लिए नहीं दिए जा रहे। वो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है जो नमाज का कह के माजरत के साथ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स के बाद वापस आते हैं कि जी तो हम तो नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह जानता है और जाहिर है आपकी जो नीयत है और आपका दिल जानता है। सो ये जो बात कही जाती है कि जहाँ आपको तकलीफ होना शुरू हो जाए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए, वहाँ आप तरक्की करने लगते हैं या आप तरक्की की राह पर होते हैं, क्योंकि बगैर तकलीफ के तरक्की मुमकिन नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं ये आपने बताना है आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अलई फ्रॉम कोट नजीबुल्लाह हरिपुर से। जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है मैडम जी, और माशाल्लाह जो पैनल बैठा है आपका उसको मेरा सलूट है जी। और मैं आपकी बातें सुनना था, शुक्र है मेरी कॉल मिल गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और कहते हैं यार जी हम सुपरमैन बन जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जी अगर 1 किलोमीटर जाना है तो आधे किलोमीटर से अंदर से कट मार के तो सीधे पहुंच जाएं, हमें कामयाबियां मिल जाएं। ये हो ही नहीं सकता। आपने मेहनत करनी है, मेहनत पे जाएंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। और बाकी आजकल सिर्फ मैं समझता हूँ कि नीयत जो आपकी हो साफ सुथरी और बेहतरीन, और कामयाबियां आपकी कदम चूमती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजूर साहब जी। देखिए, ये बात सही कह रहे हैं, बीज से लेके फल तक कितनी जद्दोजहद है।
आप अंदाजा करें कितने बीजों पे पैर रख के लोग जाते होंगे, कितने उसके ऊपर जानवर कुचल जाते होंगे, उसके बाद भी वो बीज जमा हुआ होता है और अपने एक मुकर्रर वक्त के अंदर अपनी एक न्यूट्रिशन के साथ उसके अंदर से कोपल निकलती है, फिर एक बिल्कुल पौधा वैसा बनता है, हवा उड़ा के ले जाती है। जो खड़ा रहता है फिर वो दरख्त बनता है और फिर वो फल देना शुरू होता है, और जो जितना फल देता है वो उतना ही मजबूत होता है। जब तक फल नहीं दे रहा होता है, जब तक वो कमज़ोर होता है। यही फितरत हर काम के अंदर होगी कि अगर हम ये समझते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दी जाती हैं कि जी 2 दिन में बन जाएगा, 5 दिन, कल ये था आज ये हो गया। नहीं है यार, एक पूरी दुनिया में मुझे एग्जाम्पल बता दो कि जो दिनों के अंदर महीनों के अंदर कुछ बन गया हो। पूरी दुनिया में आपको नहीं, हलाल की बात हो रही है, जायज़ तरीके की बात हो रही है, स्टेप्स की जो है वो बात हो रही है। और ये जो इंस्टेंट वाले होते हैं ऑब्वियसली कोलैप्स भी होते हैं। आपको पता है अंधाधुंध भागने वाले बच्चे नहीं जाके गिरते हैं, साइकिलें नहीं गिरती है, रोडों पे क्या नजर आ रहा है, अंधाधुंध भाग रहे हैं, गिर रहे हैं ना। तो जो लोग ये समझते हैं, आपका क्या काम है कि मैं मंजिल मकसूद के ऊपर सेहतमंद कामयाब पहुंच जाऊं, या मैं मंजिल मकसूद के ऊपर बम की तरह उठा के फेंक दे जाऊं और तबाहाल जाके गिर जाऊं और खड़े होकर कहूं कोई बात नहीं यार, देखो टांग नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन पहुंच तो गया। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है ना। दूसरी तरफ ये है कि मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं इतना भुगतता हूँ उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और जैसे जैसे दायरे में स्ट्रीट्स पे काम करता हूँ, किसी मजदूर से कितनी बेरोजगारी है ना, 6 बजे के बाद काम करा के दिखाता हूँ मुझे कितनी बेरोजगारी है। सही बात है। हमारे न्यूरो मॉड्यूलेशन सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन का बन रहा है, शाम को काम करने के लिए टाइम एंड हाफ ऑफर की हुई है। टाइम एंड हाफ यानी आप ऐसा करें कि अगर आप 6 बजे के बाद काम करते हैं, मैं आपको 1.5 गुना उजर दूंगा। नहीं काम नहीं, 6 बजे के बाद नहीं काम नहीं, वो तो फिक्स है, ये काम तो बिल्कुल फिक्स है। और देखिए हमारे यहाँ सोसाइटी में एक और भी मसला बहुत आ गया, वफा इस पे भी आप बताइए। अब तो रातों को जागना और दिन को सोना हमारा एक मामलात का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा और सुना है, और वेस्ट की अब तक ये प्रैक्टिस है कि वहाँ लोग 5 बजे सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, और हमारे यहाँ हम 5-6 बजे सो भी रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल ठीक है और ये इससे तरक्की हो सकती है? क्योंकि मेरी रिसर्च ये कहती है कि जो लोग सुबह में उठते हैं उनके ज़्यादा इम्कानात होते हैं तरक्की करने के। फर्स्टली आपकी फिजिकली और हेल्थ वाइज ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। और ये यहाँ पे हमने, मुझे लगता है वेस्ट का इतना कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, हर चीज़ लाइक एवरीथिंग। हम लोग ने अपना रूटीन, खाना पीना, मिलना, हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि हम सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर की अडॉप्ट कर लें। हम यहाँ पे ये चीज नहीं चला सकते, हम नहीं। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर में है नहीं ना, वो तो जल्दी सो जाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमने वेस्टर्न को, क्योंकि दायरे मगरिब में रहा हूँ, हमने उनकी बहुत चीजें अडॉप्ट की हैं, सिर्फ गिलाजत। अच्छी चीजें, सिर्फ बुरी चीजें। अगर ये ईमानदारी, अगर ये हार्ड वर्किंग, अगर ये बोलना, प्रोफेशनलिज्म, काम करना, डिलीवर करना, लिटरली वो डिलीवर करना, वहाँ पे बंदा टाइम के ऊपर जो अपना उसका वर्किंग आवर्स है ना, उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं खेल रहा, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा, कोई चीजें नहीं देख रहा, कोई फजूल की बातें जो है वो नहीं कर रहा, वो डिलीवर करेगा। अच्छा, वो इसलिए खाली डिलीवर नहीं कर रहा कि उस पर डंडा है, उसकी तरबियत है, उसकी तरबियत है, उसको ये पता है कि मेरे कमिटमेंट देना है। तो मुझे लगता है कि वाकई तरबियत है, क्योंकि टाइम की पाबंदी जो है ये अंदर से आपको बेचैन करती है। और सबसे बड़ी बात, वो रात को जाके कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, इवन इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम ओवरनाइट, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फोन्स पर सर्फिंग कर रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे रात को जाके। हम बोलेंगे चलो ठीक है, दे आर वर्किंग ओवरनाइट एंड देन दे आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग, मेजॉरिटी लाइक 80 to 90% इफ दे आर अवेक ड्यूरिंग द नाइट, अच्छा, ये तो स्टूडेंट दौर से शुरू हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि अब तो मैं ये भी देख रही थी, इवन कैम्ब्रिज की कोचिंग जो है वो रात गए हो रही है। टीचर कह रहे हैं कि रात 2 बजे पढ़ा दूंगा, सुबह 4 बजे पढ़ा दूंगा। फिर आप लोग जब आगे आते हैं और ये ग्रेजुएशंस में या मास्टर लेवल में या डिफरेंट कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी इसी तरह हो रहा है। तो जब हम तरगीब ही यही दे रहे हैं, मैं तो देखती हूँ कि ये वाले बच्चे जो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म स्टडीज़ जिनकी शुरू हो गई हैं, वो तो और ज़्यादा रातों को जाग रहे हैं, 4-4 बजे तक जागना, और फिर उसके बाद कहते हैं जी फजर पढ़ के सो जाएंगे। भाई दुनिया में फिर इनकलाबी अजीम क्यों नहीं ला रहे? मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कोई नई चीज़ ईजाद की है, ठीक है, कि हम नए तरीके से पढ़ेंगे, नए तरीके से सीखेंगे, नए तरीके से कोई काम करेंगे, हम इमीडिएट कुछ आपको करके दिखाएंगे, सरप्राइज करेंगे। 1000 साल हो गए, मुस्लिम उम्मा बहैसियत मजमूई ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, 1000 साल से हम बैगर्स हैं, 1000 साल से हम हाथ जो है फैला रहे हैं। अभी कोरोना का एक चीज नहीं थी आपके पास ना, अगर वो ना देते, जिनके लिए आप हाथ उठा के दुआएं करते थे, अगर वो आपको ना देते तो आपका क्या हाल होता? क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, इसे कंक्लूड कर दीजिए। तरक्की और पैसा, जाहिर है तरक्की होगी तो पैसा भी अपने आप आएगा, ये कैसे मुमकिन होगा?
तेजी के अलावा बगैर पैसे के तो तरक्की नहीं होगी, पहले ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके अंदर बड़ी अबंडेंस है। अगर आप उसके अंदर सिर्फ ईमानदारी, उसके अंदर कमिटमेंट, उसके अंदर स्मार्टनेस, उसके अंदर स्किल्स, उसके अंदर हलाल की तमीज़, आप ये चीज़ें जो है वो लाते हैं, कामयाबी आपका मुकद्दर है। कामयाबी मुकद्दर है क्योंकि उसके पास बहुत है और इस दुनिया में भी बहुत है और वो नवाजने वाला भी है। आपका काम ये है कि आपने जो कमिटमेंट करनी है ना, और स्किल्स चाहिए। स्किल्स के बगैर उसके जो रिलेटेड स्किल्स है ना, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स बढ़ाइए, पैसा आना ही आना है। और जो कामयाबी है ना पैसे की या तरक्की की, वो सिर्फ शेयरिंग है। आप देना शुरू कर दीजिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन देखें। आप उसको देना शुरू कर दें, जो आपके पास है आप उसको देना शुरू कर दें। वक्त आपके पास है, स्किल्स आपके पास है, जो भी आपके पास पैसा है आप उसको देना शुरू कर दें। जिस दिन ये बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि मुझे अगर कमाना है तो मुझे देना है, आप फिर सोच नहीं सकते कि वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। और ये आप दुनिया के बड़े बड़े टाइकून्स उठा के देख लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे तो दीन से खुश नसीबी है, हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनके दीन में ये नहीं है। मगर उनकी मल्टीप्लिकेशन आप देखिए और आपको पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ अपने इस माल को खर्च कर रहे हैं, अपनी इस विजडम को खर्च कर रहे हैं, अपनी इस रिसर्च को, तालीम को खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उन्हें कैसे नवाज रहा है। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते तो हम थे कि मजीद डिस्कशन हो सके, आपसे भी मजीद बात कर सकें, लेकिन वक्त की कमी हमारे आड़े आ जाती है। कोई बात नहीं, कल आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और मेहमानों के साथ, और आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।